नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की जो अपनी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में, उस चेन में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा महान पाश्चात्य विचारक जे रूसो की। हम सामाजिक समझौतावाद के 3 विचारक पढ़ते हैं जिन्होंने राज्य को कर्तव्य इकाई माना, राज्य को एक कृत्रिम राजनीतिक समुदाय माना। ऐसे व्यक्ति इस श्रृंखला में आज हम इस चेन में तीसरा विचारक आज हम कर रहे हैं जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। बड़ा ही मजेदार और आनंददायक विचारक है, बड़ा रोमांसवादी विचारक है। तो आज हम जे रूसो की चर्चा करेंगे, जीन जैक्स रूसो की। देखिए, रूसो 18वीं सदी के विचारक थे। रूसो मूलतः पैदा हुए थे जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के थे। और जब हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी विचारक के ऊपर बड़ा प्रभाव होता है जिन परिस्थितियों में वो बड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे कि रूसो के कुछ ऐसे विचार हैं जो स्विट्जरलैंड की जो शासन पद्धति है उससे प्रभावित रहे हैं, क्योंकि वो खुद मूलतः जिनेवा स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। रूसो की अगर अपने जीवन चरित्र पढ़ें तो बड़ा टिपिकल जीवन चरित्र है उनका। उनकी लाइफ है उसमें बड़े हिचकोले थे, बड़ा अप डाउन था। रूसो जब छोटा ही था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। मूलतः एक गरीब परिवार से संबंधित था, एक चरित्रहीन बाप के यहाँ पैदा हुआ। उस बाप ने अपने शौक पूरा करने के लिए, शराब पीने के लिए रूसो को एक खंदक को बेच दिया, खाई खोजने वाले को बेच दिया रूसो को। तो रूसो ऐसे कष्टमयी जीवन से निकला और एक दिन फिर रूसो जिस खंदक को उसको बेचा गया था, 16-17 साल की उम्र का रूसो उसको छोड़ के फ्रांस भाग गया। बाकी का रूसो का जो अधिकांश जीवन है वो फिर फ्रांस में बीता और वहां भी वो शायद ही कहीं एक जगह रुक के रहा हो। वो हमेशा ही भटकता ही रहा अपनी जिंदगी में। और देखिए, इतने भटकाओं के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने शायद ही कभी औपचारिक शिक्षा ली हो, स्कूली शिक्षा ली हो, वो इतना महान विचारक बन गया। और इतना महान हो गया वो विचारक, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पैदा हुआ रूसो, कि उसे हम फ्रांस की जो क्रांति है उसका आध्यात्मिक जनक बोलते हैं। उसको आध्यात्मिक जनक, जैसे अमेरिका को यह कहा जाता है कि ये लोकवादी व्यक्तिवाद का देश है, वैसे ही फ्रांस की जो क्रांति है वो मूलतः जे रूसो के विचारों से प्रभावित है। ये जो फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिस तरह की हम चर्चा करते हैं, ये तीनों नारे मूलतः रूसो की विचार प्रणाली से प्रभावित रहे हैं। जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार को जो नारा था वो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से प्रभावित था। हालांकि ये प्राकृतिक अधिकार तो नहीं चर्चा करता, लेकिन रूसो का जो दर्शन है, पूरा राजनीतिक दर्शन, उसमें हमें ये त्रयी दिखाई देती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही 3 नारे थे फ्रांस की क्रांति के। तो फ्रांस की क्रांति जो मूलतः एक रेडिकल क्रांति थी, इस क्रांति के बाद वहां राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह गणतंत्र आ गया। तो इस गणतंत्रात्मक क्रांति का मूल प्रेरक है वो जे रूसो को माना जाता है। लेकिन देखिए,
ये जो क्रांति हुई ये हुई 1789 में, लेकिन देख नहीं पाया रूसो, उससे 11 साल पहले ही रूसो की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने रूसो का जीवन चरित्र देखा कि जिनेवा में पैदा हुआ, अधिकांश जीवन इसका फ्रांस में बीता, और इसके जीवन में जो भी परिवर्तन आए, जो कुछ इसको नया कुछ सीखने को मिला, वो सिर्फ फ्रांसीसी विद्वानों के संपर्क में आके सीखा इसने। यहां से वहां भटकने वाला रूसो कैसे महान विचारक बन गया, देखिए आप। और क्या इसके महान विचार हैं, इनकी हम एक एक करके चर्चा करें उससे पहले जो इसकी कृतियां हैं, जो इसका लेखन है, जो बुक्स हैं, जो एसेज हैं जे रूसो के, पहले उनकी चर्चा करते हैं। तो जे रूसो की बुक्स की चर्चा करते हैं। देखिए, पहले और महत्वपूर्ण जो इसका ऐसे है, डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और ये आया था 1749 में, डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। देखिए, यही वो लेख था जिस लेख ने रूसो को एकदम से प्रसिद्धि दिला दी। एक अनजान व्यक्ति फ्रांस में एक विचारक के रूप में जाना जाने लगा, वो इस लेख की वजह से हुआ था। देखिए, ऐसा ही एक लेख जॉन रॉल्स ने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो बाद में पुस्तक के रूप में आया, जिसने जॉन रॉल्स को राजनीतिक सिद्धांतों का जो पुनर्उद्भव हुआ उसका प्रेरक बताया, जिसने जॉन रॉल्स को। तो इसी का जो लेख था जॉन रॉल्स का, उससे प्रसिद्ध हुआ ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये हम समकालीन चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं 1970 की। ये चर्चा है उससे पहले 1750 के आसपास की, लेकिन 200 साल पहले की चर्चा है। ये वो लेख था, मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, या डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। फ्रांस में एक एकेडमी थी, एकेडमी ऑफ डिजान। इस डिजान एकेडमी ने एक लेख आमंत्रित किया था, प्रतियोगिता एक आयोजित की थी कि आप इस विषय के ऊपर लेख लिखिए। और देखिए, खुदा ने खास्ता ऐसा हुआ कि वो जो डिजान का एकेडमी का एड था वो रूसो के हाथ लगा अनायास ही, और उसके बाद इसके ऊपर रूसो ने लिखा। इस लेख का में जो लिखा गया है वो ये है कि जो आर्ट्स और साइंस है, कला और विज्ञान ने नैतिक चरित्र के ऊपर क्या प्रभाव डाला है, व्यक्ति के नैतिक चरित्र के ऊपर कला और विज्ञान का क्या प्रभाव है, इस पे था ये लेख। और हम देखेंगे कि जहां और व्यक्ति इसके पक्ष में लिख रहे थे सॉरी, वहीं रूसो ने इसके विपक्ष में लिखा कि कला और संस्कृति ने व्यक्ति को नैतिक रूप से उन्नत नहीं किया है, नैतिक रूप से सभ्य नहीं बनाया है, नैतिक रूप से अच्छा नहीं बनाया है, बल्कि कला और विज्ञान जैसे जैसे बढ़ते गए हैं, व्यक्ति नैतिक चरित्र और नैतिक चरित्रता की दृष्टि से उतना ही ज्यादा गिरता गया है। तो हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये पहला लेख ये आया था 1749 में। रूसो का अगला लेख ये भी एकेडमी ऑफ डिजाइन के लिए लिखा गया था, लेकिन इस बार एकेडमी ऑफ डिजाइन थोड़ी सी जागरूक हो गई थी, क्योंकि तात्कालिक रूढ़िवादियों और बुर्जुआवादियों के प्रभाव की वजह से इस बार इस लेख के लिए रूसो को कोई पुरस्कार नहीं मिला। ये जो लेख था इसके लिए रूसो को प्रथम पुरस्कार मिला था, और अच्छी भली उसको इनामी राशि भी मिली थी। दूसरा लेख था डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। डिस्कोर्स होता है चर्चा, परिचर्चा, विमर्श।
इनइक्वलिटी का उदय कैसे हुआ? डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, असमानता का उदय। चलिए हिंदी में ये है असमानता का उदय कैसे हुआ, और ये लेख आया 1754 में। इसमें आज की भी हम डिटेल चर्चा करेंगे कि असमानता कैसे आई इस संसार में, इसका परिणाम क्या निकला। फिर तीसरी इसकी पुस्तक आई, वो थी पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक परिचय, ये आई 1758 में। फिर अगली जो पुस्तक आई वो दोनों पुस्तकें एक ही साल में आई, 1762 में। पहले आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आई एमाइली। में फिर आई एमाइली, ये भी आई 1762 में। तो ऐसे करके ये 5 पुस्तकें हैं जिनका संबंध रूसो से है। तो लास्ट की 2 पुस्तकें हैं वो एक ही साल में आई है। डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइली। देखिए कई बार रूसो की पुस्तकों को तरतीब से पूछ लिया जाता है, तो आप इनको सन के अकॉर्डिंग और याद करें कि पहले आई आर्ट्स एंड साइंस वाली पुस्तक, फिर आई इक्वलिटी वाली पुस्तक, इनइक्वलिटी वाली, असमानता वाली, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन आया, फिर एक साल में 2 पुस्तकें आई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइली। उसके बाद एक पुस्तक और आई थी कन्फेशन, कन्फेशन था स्वीकारोक्ति। ईसाई मरने से पहले एक बार ईसा मसीह के दरबार में जाके, चर्च में जाके, और अपने अपराधों को, पापों को स्वीकार करते हैं, तो द कन्फेशन, ये इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। तो ये है जे रूसो की कृतियां। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए आज जो चर्चा का विषय होगा, इन सब पुस्तकों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी। द एमाइली, एमाइली देखिए शिक्षा के ऊपर लिखी गई है। अपन यहां से शुरू करते हैं, एमाइली वाला काम कंप्लीट कर देते हैं। और एमाइली ये कहता है कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो उसकी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग दी जाए। प्रकृति के यहां 2 तात्पर्य हम लगाएंगे कि एक तो बच्चा सीखना क्या चाहता है, उसको वैसी शिक्षा दी जाए, जैसे कभी प्लेटो चर्चा किया करता था कि वो कैसी शिक्षा चाहता है, उसको ऐसी शिक्षा दी जाए उसके नेचर के अकॉर्डिंग। अगर कोई कलाकार बनना चाहता है तो उसको वैसी शिक्षा दी जाए, मूर्तिकार बनना चाहता है तो उसको वैसी शिक्षा दी जाए। अगर कोई पायलट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो बनना क्या चाहता है, या नेता बनना चाहता है या शिक्षक बनना चाहता है, उसको उसी अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। उसके ऊपर शिक्षा प्रणाली का जो दबाव है या जो ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली है वो थोपी नहीं जाए, जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है वो थोपी नहीं जाए उसके ऊपर। तो एमाइली है, ये शिक्षा के ऊपर लिखी गई है। और इसी पुस्तक में लिखा हुआ है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो का तात्पर्य यह है कि रिटर्न टू नेचर, इट मीन्स कि आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो है नैतिकता, वो है अच्छाई, वो है परकल्याण, वो है सद्भाव, वो है सहयोग। तो आप स्वार्थ को छोड़ के, भौतिकवादी इस कंपटीशन को छोड़ के, भोगवाद को छोड़ के आप सरलता की ओर लौटे। आप उस प्रकृति व्यवस्था की ओर लौटे जहां व्यक्ति का जीवन आसान था, इच्छाएं कम थी, वो अच्छा था, सच्चा था, ईमानदार था, सरल था। तो उस सरल प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना, यानी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो आप में नैतिक सद्गुणों का विकास करे, जो आपको अच्छा बनाए, आपको सरल बनाए, न कि आप में कुटिलता, तर्क और विवेक का विकास करके आपकी इच्छाओं को जगाने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आपकी इच्छाओं का नियंत्रण रखने वाली हो,
और आपको एक सरल जीवन जी सके, जैसे कि हम गांधी जी की चर्चा करते हैं। देखिए गांधी जी भी ऐसा ही जीवन पसंद करते थे। रूसो जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसा जीवन गांधी जी कहा करते जो भोगवाद से दूर हो, उपभोक्तावाद से दूर हो, ये पश्चिमी संस्कृति जिसने ये कुछ सिखाया है उन सब से दूर हो, ऐसा जीवन की चर्चा भी रूसो करता है एमाइली में रिटर्न टू नेचर। तो प्रकृति की और लौटो जो इसकी फेमस शब्दावली है रूसो की, वो इस पुस्तक में है एमाइली में। एक मुद्दा कंप्लीट हुआ। एमाइली की चर्चा करते हम एक चीज की और चर्चा कर लें कि रूसो कौन से विद्वान की पुस्तक के लिए यह कहता है कि यह शिक्षा के ऊपर लिखी गई श्रेष्ठ पुस्तक है। तो रूसो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसके लिए कहता है कि यह शिक्षा के ऊपर लिखी गई श्रेष्ठ पुस्तक है। रिपब्लिक के लिए, प्लेटो की रिपब्लिक के लिए यह बात जे रूसो ने कही थी अपने, जब प्लेटो कर रहे थे तो इसकी चर्चा की थी। चलिए एमाइली हो गई कंप्लीट। इसमें लिखा हुआ है प्रकृति की ओर लौटो। अब चर्चा करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें सामाजिक समझौता और राज्य का वर्णन है। देखिए इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। अभी अपनी चर्चा की कि एमाइली में लिखा है प्रकृति की ओर लौटो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत होती है, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो मुख्य पृष्ठ है उसके ऊपर लेवियाथन बना हुआ है। अब थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए अपन भी। लेवियाथन है, ये तो हॉब्स की पुस्तक है। तो देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य पृष्ठ के ऊपर भी लेवियाथन का चित्र है, लेकिन उसका सिर कटा हुआ है। सर कटा हुआ है, यानी बिना सर का लेवियाथन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य पृष्ठ के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रथम वाक्य है, प्रथम पेज पे लिखा हुआ है कि व्यक्ति यानी मानव पैदा जब हुआ था तो मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन बाद में वो जंजीरों में जकड़ा जाता है। तो ये जो हम बड़ा फेमस कोटेशन पढ़ते हैं रूसो का, हालांकि पूछा नहीं जाता, हम इसका अर्थ कई बार पूछ सकते हैं कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में वो जंजीरों में जकड़ा जाता है। ये लिखा हुआ है पहले में। इसका जो अंतिम पृष्ठ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें भी बड़ी फेमस उक्ति है रूसो की कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, अगर कोई स्वतंत्र नहीं होना चाहता तो उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो उसकी पुस्तक है। तो कई बार पूछते हैं कि ये वाक्य कहां लिखे हुए हैं, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में वो जंजीरों में जकड़ा जाता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे इसका तात्पर्य क्या है। और प्रत्येक व्यक्ति जो स्वतंत्र नहीं होना चाहता उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। ये जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो इसके बाद जो राज्य का निर्माण होता है वो एक कृत्रिम राज्य का निर्माण होता है। लेकिन रूसो का जो राज्य है वो कैसा राज्य है? देखिए रूसो राज्य को एक नैतिक इकाई मानता है, जहां एक कृत्रिम इकाई तो माना जाता है लेकिन एक नैतिक इकाई है। जहां हॉब्स वगैरह इसको भौतिक इकाई मानते हैं, वहीं प्लेटो और अरस्तु की तरह रूसो है वो राज्य को एक नैतिक इकाई मानता है, एक नैतिक समुदाय मानता है जो व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्रदान करता है, अच्छाई प्रदान करता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो राज्य पैदा होता है, जो समुदाय पैदा होता है, वो कैसा समुदाय है? तो वो एक नैतिक समुदाय है। चलिए, ये एक नैतिक समुदाय है जो व्यक्ति को अच्छा करता है, उसको सद्गुणी करता है, सहयोगी प्रवृत्ति का बनाता है। तो देखिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी चर्चा कर ली। उसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य नैतिक समुदाय है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, व्यक्ति सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है स्वतंत्र पैदा होने के बावजूद। चलो इस पुस्तक की आगे और चर्चा कर लेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर चित्र बना हुआ है लेवियाथन के, सिर कटे लेवियाथन का। एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें राजनीतिक अर्थशास्त्र का वर्णन है।
इसको छोड़ते हैं और इसको भी छोड़ते हैं, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं अपन डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। 1749 में आई थी ये पुस्तक। चलिए जी, साफ हो गया अपना ब्लैक बोर्ड। अब मुद्दे की चर्चा शुरू करते हैं। और पहले जो मुद्दे की शुरुआत है वो है मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इसको ये भी बोलते हैं डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, कि कला और विज्ञान के ऊपर परिचर्चा या विमर्श। बड़ी ही मजेदार चर्चा है। शुरुआत करते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन ये है, लेख का विषय ये है कि कला और विज्ञान ने व्यक्ति का नैतिक चरित्र का उत्थान किया है या पतन किया है। व्यक्ति को कला और विज्ञान ने ज्यादा सभ्य बनाया है या असभ्य बनाया है। उसको ज्यादा नैतिक बनाया है या ज्यादा अनैतिक बनाया है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष है डिस्कोर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का, वो है तर्क के प्रति विद्रोह। रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। कई बार तो सीधा ही लिखा जाता है कि जो तर्क के प्रति विद्रोह है, इसका ये शब्दावली किससे संबंधित हो सकती है। कौन ऐसा विचारक है जो तर्क के प्रति, विवेक के प्रति, कला और विज्ञान के प्रति विद्रोह करता है। तो वो राजनीतिक दार्शनिक है रूसो। तो एक हो गया रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि रूसो का है। अब ये है क्या, हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर इस मुद्दे को समझना हो तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को समझना होगा। तर्क के प्रति विद्रोह को समझना है तो देखिए, हमें इसमें इतिहास को समझना होगा, यानी ये कुल मिला के इतिहास से संबंधित लेख है। हमें थोड़ा सा पुनर्जागरण को समझना होगा, फिर पुनर्जागरण से संबंधित जो प्रबोधन काल आया, उसके बाद 18वीं सदी में जो प्रबोधन काल आया, इसको समझना होगा। प्रबोधन काल को एनलाइटमेंट एरा बोलते हैं, प्रबोधन काल एनलाइटमेंट एरा। और इसके बाद जो सभ्यता का विकास हुआ, इसको इस पे चर्चा करेंगे, सभ्यता का विकास। चलिए छोटी छोटी चर्चाएं आरंभ करते हैं कि ये मूलतः इतिहास के ऊपर लिखा गया लेख है कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा, व्यक्ति ने भांति भांति की प्रोग्रेस की। व्यक्ति शुरुआत में जंगली हुआ करता था, शिकारी जीवन जिया करता था, फिर उसने अपना घर बना लिया, भाषा सीख गया, धातु विज्ञान आ गया, पहिया आ गया, आग आ गई, अन्न उपजाना सीख गया, कृषि आ गई। इस कृषि के बाद फिर राज्यों का निर्माण होने लगा, साम्राज्य निर्माण होने लगा। व्यक्ति शहर बनाना सीख गया, गांव बनाना सीख गया, फिर उद्योग आ गए, धर्म भी चला गया, धर्म के खिलाफ तर्क आ गया, विज्ञान आ गया, पुनर्जागरण हुआ। तो इन सब का परिणाम क्या निकला? हम कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा समझदार होते गए, पहले से ज्यादा शाणे होते गए, पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए, पहले से ज्यादा तार्किक होते गए, पहले से ज्यादा विवेकवान होते गए। तो इन्हीं सब मुद्दों की चर्चा है डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस में। पहले मैं आपको बता दूं पुनर्जागरण क्या था और प्रबोधन काल क्या था। 15वीं शताब्दी में यूरोप में सुधार की एक धारा चली, क्योंकि यूरोप में धर्म प्रत्येक गतिविधि के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गया था। तो यूरोप में एक डार्क एज थी। उस डार्क एज में लोगों में रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक आडंबर, पोंगापंथी, अंधविश्वास घर कर गए थे। फिर इन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए मार्टिन लूथर किंग, जो कि जर्मनी के थे, उनके नेतृत्व में धर्म सुधार हुआ। तो धर्म को सुधारा मार्टिन लूथर किंग ने। फिर इसमें कुछ वैज्ञानिक आविष्कार हुए, उद्योगों का आविष्कार हुआ, व्यापार का विकास हुआ, नए नए देशों की खोज हुई,
कला में, साहित्य में नई नई चीजें आई, मानव को केंद्र माना गया और धर्म की बजाय व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया। नए नए और शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ, पोप की सत्ता क्षरण होने लगी, धर्म की सत्ता क्षरण होने लगी। तब हम कहते हैं कि ये सदी थी पुनर्जागरण की सदी, 15वीं और 16वीं सदी। फिर क्या हुआ, इस पुनर्जागरण की वजह से जब नए नए आविष्कार होने लगे, नई नई खोजें होने लगी, नए नए विचार आने लगे कला और साहित्य के क्षेत्र में, तब हम कहते हैं कि प्रबोधन काल आया, एनलाइटमेंट एरा आया। इस प्रबोधन काल का तात्पर्य है कि व्यक्ति पहले से ज्यादा तार्किक हो गया, पहले से ज्यादा विवेकवान हो गया, पहले से ज्यादा वो संपत्तिवान हो गया, मानव केंद्र में आ गया, मानवतावाद आया या मानववाद आ गया। धीरे धीरे व्यक्तिवाद का विकास होने लगा, विज्ञान आ गया। तो व्यक्ति रूढ़ियों से, परंपराओं से, धार्मिक अंधविश्वासों से, कुरीतियों से दूर होने लगा। कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियमों का विकास होने लगा जिन्हें हम पूरे संसार में लागू कर सकते थे। यानी अब जो केंद्र में बजाय किसी और समुदाय के व्यक्ति केंद्रित तब चिंतन हो गया था। अब व्यक्ति को सुखी कैसे रखा जाए, सारा मुद्दा इसी के चारों ओर केंद्र था। तो ऐसा एक प्रबोधन काल आया, यानी एक नए ज्ञान का विकास हुआ, एक एनलाइटमेंट एरा जिसको अपन बोलते हैं। एक नया प्रबोधन आया, नया ज्ञानोदय बोलते हैं इसको, ज्ञान का उदय हुआ। क्योंकि मध्य युग में ज्ञान का अंत हो गया था, तर्क का और विज्ञान का अंत हो गया था और अज्ञान हावी हो गया था मध्य युग में। तो जैसे आधुनिक युग आया, पुनर्जागरण आया और प्रबोधन काल आया, तो ज्ञान का पुनरुदय हुआ, तो ज्ञान का और उदय हुआ, नए ज्ञान का उदय हुआ। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में था, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे भूगोल के क्षेत्र में, चाहे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, नए नए प्रयोग और नए नए विचार आए। इस काल को हम प्रबोधन काल कहते हैं, जो 18वीं सदी में आया। यानी सभ्यता का बहुत तेजी से विकास हुआ। अब सामंतवाद की बजाय धीरे धीरे पूंजीवाद हावी होने लगा, रूढ़िवाद की बजाय उदारवाद आ गया, धर्म की बजाय राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो गया और संस्थाओं की बजाय व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। व्यक्ति अब साधन नहीं बल्कि साध्य हो गया। तो ऐसे ही काल को हम प्रबोधन काल कहते हैं, जब व्यक्ति का जीवन ज्यादा तार्किक, वैज्ञानिक और विवेकवान हो गई, उसकी बुद्धि, उसमें ज्ञान आ गया। अब ये देखते हैं कि इस ज्ञान ने, यानी जो आर्ट्स और साइंस में जो परिवर्तन हुए, कला और विज्ञान के माध्यम से जो भी परिवर्तन हुए, चाहे वो गैलीलियो ने की दूरबीन हो, चाहे वो केपलर और कोपरनिकस के नियम हो, गति के नियम हो, चाहे वो न्यूटन के गति के नियम हो, और चाहे वो जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया भाप का इंजन हो, चाहे वो वास्को डी गामा और कोलंबस द्वारा की गई विभिन्न देशों की खोजें हों, इन सब का परिणाम क्या निकला? चाहे वो फिर विभिन्न विचारकों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, चाहे वो मैकियावेली था, चाहे होब्स था, चाहे वो लोक था, चाहे वो मोंटेस्क्यू था, चाहे वॉल्टेयर था, चाहे स्पिनोजा था, चाहे वो ह्यूम था, इन सब के विचारों के परिणाम स्वरूप इन वैज्ञानिकों और साहित्यकारों और कलाकारों ने जो कुछ पैदा किया, उसका सभ्यता से विकास हुआ। मानते हैं सभ्यता का विकास हुआ, हमने नई नई चीजें सीखी, लेकिन क्या इसने हमारे अंदर नैतिकता का विकास किया क्या? रूसो कहता है नहीं। ये जो प्रबोधन काल आया, रूसो इस प्रबोधन काल के खिलाफ है। तो अब हम देखते हैं कि रूसो ने तर्क के प्रति विद्रोह कैसे किया। रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, तर्क के प्रति विद्रोह। रूसो का यह कहना है कि जैसे जैसे तर्क का विकास, विवेक का विकास, विज्ञान और कला का विकास हुआ, व्यक्ति का नैतिक पतन ज्यादा हुआ। यानी कला और विज्ञान के विकास ने व्यक्ति के नैतिक पतन में मुख्य भूमिका निभाई। रूसो बड़े जोरदार उदाहरण देता है। रूसो कहता है जैसे जैसे संपत्ति का विकास होता है, वैभव का विकास होता है, दर्शन का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, कला का विकास होता है, विज्ञान का विकास होता है,
तो व्यक्ति का चरित्र उन्नत नहीं होता बल्कि व्यक्ति का चरित्र पतन होता है। बड़े जोरदार उदाहरण देता है रूसो। रूसो इस संदर्भ में 3 देशों की चर्चा करता है। वो चर्चा करता है एथेंस की, वो चर्चा करता है रोमन साम्राज्य की, और वो चर्चा करता है स्पार्टा की। देखिए एथेंस, रूसो कहता है जब तक एथेंस में वैभव नहीं आया था, जब तक एथेंस में दर्शन नहीं आया था, जब तक वैभव नहीं आया, जब तक दर्शन नहीं आया, जब तक वहां कला नहीं आई, जब तक वहां तर्क नहीं आया, तब तक एथेंस वासी प्रोग्रेस कर रहे थे और इन स्पार्टा वासियों से ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही एथेंस में संपदा आई, संपत्ति आई, स्थापत्य कला आई, महल आए, सुख आए, दर्शन आया, कला आई, विज्ञान आई, तर्क आया। क्योंकि देखिए ये प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये बड़े तार्किक व्यक्ति थे और तार्किक द्वंद्व के द्वारा ही ये निष्कर्ष निकाला करते थे, धर्म तो उसमें था ही नहीं। तो आस्था और विश्वास की बजाय तर्क हावी हो गया, तो परिणाम क्या निकला कि एथेंस बर्बाद हो गया। और हमने देखा स्पार्टा क्या तुम बर्बाद हो गया। एथेंस ऐसा देश था जहां दर्शन हावी था, जहां बौद्धिक बल के ऊपर, बुद्धि ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था, जबकि स्पार्टा के लोग, रूसो की नजर में स्पार्टा साधारण व सरल जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि रूसो की नजर में कौन सा ऐसा राज्य था जो सरल और सादा जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो वो है स्पार्टा। देखिए एथेंस और स्पार्टा ये दोनों वो नगर राज्य हैं, एथेंस और स्पार्टा, जिनके मध्य लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहा। जैसा शीत युद्ध अमेरिका में और यूएसएसआर में चला था, यूएस और यूएसएसआर में चला था, सोवियत संघ और अमेरिका में चला था, वैसे ही शीत युद्ध, और शीत युद्ध भी नहीं, इनका तो प्रत्यक्ष युद्ध भी हुआ था, वो स्पार्टा और एथेंस में। देखिए यूएसएसआर और यूएसए में जो आपसी विवाद था, शीत युद्ध के जो मूल कारण था, वो थी उनकी शासन व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की थी। यूएस के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था थी और यूएसएसआर में साम्यवादी व्यवस्था थी। रूस का यह कहना था कि हमारी जीवन शैली, हमारी जो शासन कला है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारी जो विचारधारा है वो श्रेष्ठ है। अमेरिका वालों का कहना था कि हमारा जो पूंजीवाद है, हमारा जो व्यक्तिवादी समाज है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी शासन श्रेष्ठता को लेके कि हमारी पद्धति शासन पद्धति श्रेष्ठ है और हमारी शासन पद्धति श्रेष्ठ है, सोवियत संघ और अमेरिका 45 साल तक इसी को लेके झगड़ते रहे। और ऐसा ही झगड़ा स्पार्टा और एथेंस में था। एथेंस के जो वासी थे वो हमेशा ही बौद्धिक चर्चा, परिचर्चा में विश्वास किया करते थे। खूब समृद्ध शहर था तो उनका ध्यान कला में, कलाकृतियों में, अच्छे घरों में, अच्छी जीवन शैली में, अच्छे दर्शन में, अच्छी पुस्तकों की ओर था। स्पार्टा के जो लोग थे उनके पास धन नहीं था, उनके पास वैभव नहीं था, उनके पास बहुत ज्यादा तर्क नहीं था। ये एक ही काम किया करते थे, शारीरिक सुखों में डूबा करते थे। सुबह से शाम तक जंगली जीवन जिया करते थे, आपस में लड़ा करते थे, मल्लयुद्ध किया करते थे, कुश्तियां किया करते थे। चाहे औरत हो चाहे पुरुष एक समान जीवन जिया करते थे और शाम को थक हार के सो जाया करते थे। तो इनकी ये कह सकते हैं कि इनकी जो जीवन की स्टाइल थी वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप थी और ये आड़ू तरीके से जिया करते थे जो स्पार्टा के लोग थे। यानी मल्लयुद्ध करना पूरे दिन, झगड़ना, ये मतलब मस्त रहना पूरे दिन और बुद्धि का कोई काम ही नहीं करना। तो देखिए बाद में हमने भी देखा इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, पेलोपोनेशियन वार 28 साल तक चला था। प्लेटो जब पैदा हुआ था उसमें युद्ध चल रहा था, पेलोपोनेशियन वार। और पेलोपोनेशियन जो युद्ध हुआ एथेंस और स्पार्टा के मध्य, इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है थ्यूसिडाइस ने। थ्यूसिडाइस की फिर और आगे पीछे भी चर्चा की, आगे और चर्चा कर लेंगे। तो ये स्पार्टा और एथेंस के मध्य जो पेलोपोनेशियन वार हुआ, इसमें एथेंस हार गया और स्पार्टा जीत गया। यानी कौन सी पद्धति जीत गई? तो वो सरल और सादा जीवन पद्धति जीत गई और वैभवशाली तार्किक और दार्शनिक पद्धति हार गई। तो कौन ज्यादा श्रेष्ठ है?
तो रूसो की नजर में स्पार्टा ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि स्पार्टा के लोग तार्किक नहीं है, वो विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन तर्क नहीं करते हैं। फिर चलते हैं रोमन साम्राज्य। रूसो ये कहता है कि रोमन लोग जब तक सीधे थे, सरल थे, घोड़ों की पीठ पे बैठे थे, यात्राएं किया करते थे, युद्ध किया करते थे, मस्त रहा करते थे, और जब तक गरीब थे तब तक उनका साम्राज्य विस्तार होता रहा। लेकिन जैसे ही रोम में साम्राज्य विस्तार हुआ, तो उस साम्राज्य विस्तार के बाद वहां संपत्ति आई, संपत्ति से वैभव आया, अच्छे किले आए, अच्छे मकान आए, अच्छे दरबार बने, लोगों के जीवन में सुख आया। तो लोगों ने फिर दर्शन की ओर पलायन किया, लोगों में तर्क आया, विवेक आया, सोचने समझने की क्षमता पहले से ज्यादा हो गई। परिणाम क्या निकला? ये सीधे साधे रोमन लोग तर्क और दर्शन, वैभव, पैसा, धन और संपदा के आते बर्बाद हो गए रोमन साम्राज्य। तो फिर क्या हो? तब बड़ी जोरदार बातें कहता है कि हमारा जो जीवन है रूसो के अकॉर्डिंग, ये जो वैभव, दर्शन वगैरह जितनी फिलोसफी है, विज्ञान है, ये हमें नैतिक रूप से भ्रष्ट करती है। ये हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनाती, बल्कि हमारे जीवन को बुरा बनाती है। इस संदर्भ में बड़ी जोरदार बातें कहता है रूसो। तो रूसो ने कहां का उदाहरण दिया? एथेंस का। रूसो ने उदाहरण दिया रोमन साम्राज्य का। रूसो ने कहा कि सरलता और का उदाहरण है स्पार्टा। रूसो की बड़ी जोरदार बात है। रूसो कहता है विज्ञान क्या है? रूसो कहता है विज्ञान एक निष्क्रिय उत्सुकता है। दर्शन क्या है? तो ये कहता है दर्शन कुछ नहीं है, सिर्फ बौद्धिक आडंबर है। तो फिर ये जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं, धन संपदा है, ये क्या है? तो ये कहता है कि ये रंगीले चमकीले फीते हैं, रंगीले फीते हैं। ये बड़ी जोरदार बात बोलता है कि विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता है, कुछ नहीं है। हम बैठे हैं, हमारे मन के फितूर हैं, वो विज्ञान है। लोहा क्यों डूबता है, कागज क्यों तैरता है? अजी क्या मतलब है, कोई तैरे कोई डूबे, हमें इससे क्या है? लेकिन नहीं, आदमी मानेगा नहीं, ढूंढेगा, इसके कारण खोजेगा। अब हमने, न्यूटन कहता है कि हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वापस कहाँ आके गिरेगी, कि नीचे आके गिरेगी। चलो गिरेगी तो अपने क्या, अपन क्यों खोजें, गिरेगी, फिर दिमाग लगाएं और गति के नियम खोजें। तो गतियां तो पहले ही थी, अगर आप दिमाग नहीं लगाते तो भी गतियां हो ही रही थी। अब हमने ये खोजा कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम पहले ये सोचते थे सूर्य चक्कर लगाता है तो जीवन सरल था, आनंददायक था, और अब ये चक्कर लगा रही है तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। पहले हम मानते थे सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी रुकी हुई है। फिर हमने ये देखा नहीं नहीं, सूर्य रुका हुआ है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो लगता नहीं है जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या। तो विज्ञान कुछ नहीं है, रूसो के अकॉर्डिंग ये निष्क्रिय उत्सुकता है। दर्शन क्या है? तो वो कहता है दर्शन बौद्धिक आडंबर है। दर्शन एक माहौल बनाने की चीज है। दर्शन में कुछ नहीं होता, टिपिकल शब्द होते हैं। अपन भी चलते हैं, आप में से अधिकांश लोग टीवी पे संत महात्माओं को देखते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह से शाम तक भारत में जितना आडंबर हावी है, बौद्धिक आडंबर, मुझे नहीं लगता कहीं और हावी है क्या। महाराज आएंगे भांति भांति के, कोई बड़े बाल करके, औरतों जैसे अजीब अजीब से त्रिपुंड लगा के, और इतनी भारी और टिपिकल शब्दावली बोलेंगे, संस्कृत में श्लोक बोलेंगे। आम आदमी ये सोचता हो, जब उसके बात समझ में नहीं आती तो वो कहता हो महाराज जी, ओह क्या ज्ञान है उनको। अच्छा, तो आप जितने भी टिपिकल शब्द बोलेंगे, आप जितना ही बौद्धिक आडंबर रचेंगे, आप जितने ही कहानियां, लंबी चौड़ी कहानियां, भारी भारी नैतिक कहानियां सुनाएंगे, वो महाराज जी उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन होता क्या है, कई महाराज जी जेल में बैठे हैं। चलिए, नाम बड़े और दर्शन खोटे। तो दर्शन है क्या? क्या परिवर्तन आया है? दिनों दिन कथाकारों की, अपने देश में संतों महात्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन देश के लोगों का नैतिक चरित्र पतन उतना ही ज्यादा होता जा रहा है। तो रूसो सही कह रहा है कि दर्शन है, ये धर्म के जो आडंबर वाडंबर है, ये सिर्फ बौद्धिक आडंबर हैं,
अब शंकर आया, शंकर अद्वैतवाद लाया। आदि शंकराचार्य बोला कि आत्मा और परमात्मा एक है, ये अद्वैत नहीं है, ये परमात्मा ही है जो आत्मा के विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होता है दोनों एक ही। फिर रामानुजाचार्य है वो बोला नहीं नहीं भाई मेरे अद्वैत नहीं है बल्कि द्वैत है, ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा ठीक है। फिर वल्लभाचार्य जी आगे वो बोले तुम दोनों गलत हो, शंकर भी गलत है, रामानुजाचार्य भी गलत है, द्वैत नहीं है बल्कि द्वैता द्वैत है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, अद्वैत है, द्वैत है, आत्मा है, ईश्वर है। जब आदमी पैदा हुआ था जंगली अवस्था में था, कुछ जानता ही नहीं था, खाता था पीता था मजे करता था, आत्मा परमात्मा का कोई चक्कर नहीं था, कोई पाप पुण्य नहीं था, कोई नैतिकता नहीं थी, तो जीवन ज्यादा सरल था, तो वो ज्यादा जीवन आनंददायक होता है। बाकी तो क्या है, फिर जितना ज्यादा धर्म आएगा, जितना ज्यादा दर्शन आएगा, हम उतने ज्यादा दुखी होंगे, उतने ज्यादा आडंबरी होंगे, उतने ज्यादा झूठे होंगे। ये कहना है रूसो का, मैं नहीं कह रहा, ये सब रूसो कह रहा है। तो ये जो सुख सुविधाएं हमें दिखाई दे रही है अच्छे घरों के रूप में, एसी के रूप में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के रूप में, इनसे जीवन सुखी नहीं होता। ये सिर्फ रंगीले चमकीले फीते हैं जिन्होंने हमारी आंखों के आगे आवरण डाल दिया है, हमारे मस्तिष्क पे आवरण डाल दिया है, और ये आवरण डाल दिया है कि आपका जीवन हम ही सुखी बना सकते हैं, सुख का कोई और आधार नहीं है। जबकि सुख आता है प्रकृति के नजदीक रहने से। ये जो बाह्य पदार्थ हैं, जो ये जो भोगवाद है, उपभोगवाद है, इससे लाइफ अच्छी नहीं होती, बल्कि लाइफ अच्छी होती है प्रकृति के नजदीक रहने से। तो एक उस किसान की लाइफ जो खेतों में रहता है, या एक उस आदिवासी की लाइफ जो प्रकृति के नजदीक रहता है, वो ज्यादा सरल है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा नैतिक है। होता भी ऐसा ही है, वही लोग ज्यादा नैतिक हैं जो गांव के हैं, जो प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहते हैं, वो हर एक सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन जैसे ही विज्ञान आता है, दर्शन आता है, भोग सुविधाएं आती है, आप बड़े शहरों में देखिए पड़ोसी को नहीं जानता, सड़क के ऊपर मर्डर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई किसी को संभालता भी नहीं है। तो होता क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति में तर्क आता है, विवेक आता है, उसमें विज्ञान आता है, उसके नैतिक चरित्र का पतन हो जाता है। ये कहना है रूसो का। तो रूसो की जो सारी बहस है वो इसी के चारों ओर केंद्रित है। तो ये प्रबोधन काल की आलोचना करता है, ज्ञान विज्ञान की आलोचना करता है। तब रूसो का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, आप इसको जरूर याद रखें, कि चिंतनशील मानव, चिंतनशील कह लो या तार्किक मानव कह लो या विवेकवाद मानव कह लो, एक ही बात है कि चिंतनशील मानव या तार्किक मानव एक पतित पशु है। देखिए बहुत ही जोरदार कोटेशन है कि एक चिंतनशील मानव एक पतित पशु है, एक तार्किक मनुष्य एक गया गुजरा पशु है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये कहना है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा तार्किक होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा चिंतनशील होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा विवेकी होता है, वो व्यक्ति स्वस्वार्थ के बारे में उतना ही ज्यादा जानता है, उसमें स्वस्वार्थ उतना ही ज्यादा हावी होता है, और जिसमें जितना ज्यादा स्वस्वार्थ हावी होगा उसमें इच्छाएं उतनी ही ज्यादा हावी होती हैं, और जिनमें जितनी ज्यादा इच्छाएं होती है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा पतित होता है, उतना ही ज्यादा दुखी होता है, उतना ही ज्यादा स्वार्थी होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है कि तार्किक मानव एक पतित पशु है। यानी रूसो ने किसके प्रति विद्रोह किया है? तर्क के प्रति विद्रोह किया है। तो बड़ी जोरदार बात कहता है रूसो कि ये जो कला है, ये जो विज्ञान है, ये जो सभ्यता आई है, ये जो तर्क आया है, इन सब ने मिलके किया क्या है? कला, विज्ञान, सभ्यता, तर्क और विवेक ने, इसने कहा है कि इसने हमारी आस्था समाप्त कर दी है,
हमारी श्रद्धा समाप्त कर दी है, हमारे जो छोटे छोटे विश्वास थे उनको समाप्त कर दिया है, और हमें खुद के ही विश्वासों और श्रद्धा के खिलाफ तर्क करने के लिए प्रेरित कर दिया है। और ये ज्यादा तार्किकता, ये ज्यादा विज्ञान, ये अपने को और ज्यादा दुखी कर रही है, और ज्यादा पहले से ज्यादा बुरा बना रही है। तो कौन सा जीवन अच्छा है? वो जीवन जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास पे आधारित हो, या वो जीवन जो तर्क, कला, विज्ञान और विवेक पे आधारित हो? तो रूसो का कहना है कि ये वाला जो जीवन है ये ज्यादा अच्छा है। तो सरल और सादा जीवन। तो गांधी जी भी इस मामले में रूसो से साम्यता रखते हैं कि रूसो भी भोगवाद से दूर, दुराचार से दूर, कम इच्छा वाले, ईमानदार से, परस्वार्थी, भोले वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं। और ऐसे ही गांधी जी थे जो कि कम इच्छा वाले व्यक्ति को, जो सत्य और अहिंसा पे चलता हो, दूसरों का कल्याण और दूसरों का हित सोचता हो, जो भोगवाद और उपभोक्तावाद से दूर हो, जो पश्चिमी संस्कृति से ज्यादा दूर हो, जो भौतिकतावाद से दूर हो, ऐसे व्यक्ति को पसंद करते थे। तो इस मामले में मुझे ये लगता है कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कि व्यक्ति कैसा हो, तो व्यक्ति सरल हो, व्यक्ति सद्भावनापूर्ण वाला हो, व्यक्ति परस्वार्थी हो। ऐसे ही गांधी जी सोचते थे और ऐसे ही रूसो सोचता है। तो ये ना हमने बड़ी मजेदार की। ये धन क्या लाता है? धन है ना कृत्रिमता लाता है, धर्म झूठापन लाता है। सॉरी, धन, ये जो संपत्ति है, धन है, वैभव है, ये ना व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, इनका झूठा जीवन जीता है व्यक्ति, होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तो ये धन है, संपदा है, ये आडंबर पैदा करते हैं। ज्ञान भी यही करता है। ज्ञान में जो अहंकारी व्यक्ति हैं वो ज्ञान का अहंकार डालते हैं, भारी भारी शब्द बोलते हैं, मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरियां रखते हैं। तो कहां है उनका सरल जीवन? बड़ा ही कुटिल जीवन जीते हैं। देखिए, अपन फिर चर्चा करें कि ये जो ज्ञान विज्ञान का विकास होता है, शिक्षा का विकास होता है, इसमें व्यक्ति कैसे स्वार्थी हो जाता है। बड़ा एक मार्मिक सा उदाहरण लेते हैं अपन और राजस्थान की चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान में अगर अपन रेशियो देखें शिक्षा का, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि झुंझुनू के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। मैं आज की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये लंबे समय से यही आंकड़ा आ रहा है कि राजस्थान में जो एजुकेशन का रेशियो है वो सबसे ज्यादा झुंझुनू के अंदर है। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा झुंझुनू की है, और सबसे कम कहां की है? तो हर बार ही चर्चा करते हैं ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। ठीक है, अब देखें, एक और मुद्दा लेते हैं, वो लेते हैं महिला और पुरुष का अनुपात। महिला और पुरुष के अनुपात में झुंझुनू सबसे पिछड़ा हुआ है और डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे आगे है। 1000 पुरुषों पे मुझे ये लगता है कि राजस्थान में सबसे जो कम महिलाएं पाई जाती है वो झुंझुनू में पाई जाती है, और सबसे जो ज्यादा पाई जाती है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। हमें एग्जैक्ट आंकड़े से मतलब नहीं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ झुंझुनू के अंदर? देखिए, झुंझुनू में ज्ञान और विज्ञान का ज्यादा विकास हो गया, तर्क का ज्यादा विकास हो गया, झुंझुनू के लोग ज्यादा विवेकवान हो गए, जैसा कि रूसो कह रहा है। इस ज्ञान और विज्ञान का परिणाम ये निकला कि वहां हर गली और हर कूचे में आज से 20-25 साल पहले ये भ्रूण जांच के केंद्र खुल गए। शिक्षा की वजह से झुंझुनू के लोग पाप और पुण्य के जो विचार थे उनको पीछे छोड़ दिया, और जो लड़कियां थी, जो पेट में जो भ्रूण थे, जो लड़कियों के रूप में थे, स्त्रीलिंग के रूप में थे, उनकी भ्रूण हत्या कर दी गई। क्योंकि अब वो ये सोचते, जोड़ घटाव करने लगे कि बेटी होगी उसकी लाइबिलिटीज क्या होगी, कितनी हमारे ऊपर जिम्मेवारी होगी, कितना खर्चा आएगा उसको पालना, पोसना, बड़ा करना, ये करना। क्योंकि ज्यादा तार्किक हो गए ना, ज्यादा विवेकवान हो गए, ज्यादा हिसाब किताब लगने लगे, ज्यादा शाणे हो गए। तो परिणाम ले निकला कि झुंझुनू में इतनी ज्यादा भ्रूण हत्या हुई कि उसका दुष्परिणाम अब तक भोगा जा रहा है वहां। और आज भी वहां महिला पुरुष की संख्या बराबर नहीं हुई है। ये तो भला हो थोड़ा सा हमारी भारत सरकार का और राज्य सरकार का, और कुछ वो लोग धीरे धीरे समझ गए, झुंझुनू के लोग, कि देखिए अब हम और भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि लड़कियां इतनी ज्यादा कम हो गई वहां कि समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो अब जाके वहां
कुछ तो सरकार की सख्ती की वजह से और कुछ उन लोग समझदार हो गए हैं, तो अब भ्रूण हत्या कम होने लगी है। लेकिन एक बार जब शिक्षा आई, विज्ञान आया, तो जो उसका उन्होंने दुरुपयोग किया पूछिए मत आप। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग वो पढ़े लिखे है नहीं, वो जानते नहीं है, लड़के लड़की का भेद नहीं जानते, वो जानते ही नहीं है कि डायग्नोस जो सेंटर है, डायग्नोस सेंटर कहाँ है, वहां कैसे जाए, हम क्यों भ्रूण हत्या करें, तो वो चीज जानते ही नहीं थे। तो वहां महिला रेशियो है, वो जेंडर जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपसे उदाहरण से बताया कि रूसो कहना क्या चाह रहा है। रूसो कह रहा है कि जहां श्रद्धा होती है, आस्था होती है, विश्वास होता है, भोलापन होता है, सद्भाव होता है, जहां प्रकृति की नजर में रहते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हमारे यहाँ सभ्यता का विकास हो जाए, तर्क का, विज्ञान का, ये सब हमें फिर सब स्वार्थी बनाती है। तो देखिए कितनी मजेदार बातें हैं जो हमें रूसो ने हमें बताई। खैर इससे पे मैं खैर आप सोचे नहीं सोचे, ये आपकी इच्छा है, मैंने तो आपको बताया कि बड़े ही मजेदार बातें थी। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन रूसो के इसी लेख में से आते हैं। तर्क के प्रति विद्रोह, एक तार्किक व्यक्ति एक पतित पशु होता है, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा है, दर्शन क्या है, इसकी कोटेशन जो कई छोटे छोटे मजेदार कोटेशन है। विज्ञान आस्था को समाप्त करता है, कला है ये विश्वास को भंग करती है, तर्क है ये हमारी नैतिकता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ऐसी करके बड़ी ही मजेदार 2-2, 3-3 लाइन की कोटेशन है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, ये जरूर पूछी जाती है रूसो के ऊपर। तो हमने 4-5 क्वेश्चन तैयार किए मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में से। अब एक विचारक है प्रोफेसर वेपर। अब हमने ये देखा कि रूसो है ना, आपने पूरा देखा कि रूसो विद्रोह करते हैं तर्क के प्रति, लेकिन वेपर कहते हैं, वेपर और ही जोरदार बात बोलते हैं। वेपर कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है रूसो, अभी करते हैं वेपर को, वेपर देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वेपर ये कहते हैं कि तर्क के इस उत्साही धर्मदूत ने, तर्क के इस उत्साही धर्मदूत ने अज्ञान के उस काल में औरों से ज्यादा किया है। देखिए क्या कह रहा है कि तर्क के उत्साही धर्मदूत ने अज्ञान के उस काल में औरों से ज्यादा किया है। अब देखिए ये मजेदार कंट्रोवर्सी है एक। रूसो एक तरफ तो कह रहा है कि तर्क ज्यादा अच्छा नहीं होता, कला ज्यादा अच्छी नहीं होती, वैभव ज्यादा अच्छी नहीं होता, सुख संपत्ति ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि कृत्रिमता को बढ़ावा देते हैं, आडंबर को बढ़ावा देते हैं, झूठ को बढ़ावा देते हैं, अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं, स्वस्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, ये इच्छा को ज्यादा पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी ओर वेपर कह रहा है कि तर्क के इस उत्साही धर्मदूत ने, देखिए खुद इन चीजों को समझाने के लिए खुद क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है। तो रूसो खुद बड़ा तार्किक व्यक्ति था और अपनी चीजों को समझाने के लिए खुद तर्क कर रहा है, विज्ञान के लिए तर्क कर रहा है, कला के खिलाफ तर्क कर रहा है, संपदा के खिलाफ तर्क कर रहा है। तो ये वेपर कहता है कि ये तर्क का उत्साही धर्मदूत था जिसने अज्ञान के उस काल में औरों से बहुत ज्यादा किया है। कि जब फ्रांस के लोग कुछ जानते ही नहीं थे, भोले भाले थे और शोषित हो रहे थे, उस काल में उन लोगों को क्रांति तक के लिए प्रेरित कर दिया रूसो के तर्कों ने, और खुद कह रहा है तर्क अच्छे नहीं होते। तो तब वेपर ने यह कहा कि तर्क के इस उत्साही धर्मदूत ने अज्ञान के उस काल में औरों से ज्यादा किया है। अभी हम चर्चा करके हटे हैं कि रूसो एक तरफ प्रबोधन काल की आलोचना करता है और दूसरी तरफ हम जब प्रबोधन काल पढ़ते हैं तो उसमें यह भी पढ़ते हैं कि रूसो प्रबोधन काल का मुख्य विचारक था जिसने हमें तर्क करना सिखाया, जिसने हमें यह सिखाया कि अच्छा जीवन क्या होता है, मानववाद क्या होता है, मानव का जीवन सुधर कैसे सकता है, असमानता दूर कैसे हो सकती है। तो प्रबोधन काल का मुख्य विचारक रूसो, और उसी प्रबोधन काल का रूसो विरोध करता है।
तो बड़ी ऐसे कंट्रोवर्सी सी बात है। वेपर कहता है कि तर्क के उत्साही धर्मदूत ने अज्ञान के उस काल में औरों से ज्यादा किया। अज्ञान का काल मतलब प्रबोधन काल जब आया नहीं था, हम मध्य युगीन आडंबरों में फंसे हुए थे। वो श्रद्धा और विश्वास वाले जो वातावरण था, उस श्रद्धा और विश्वास को भंग करके खुद तर्क कर रहा है और औरों से कह रहा है कि आप तर्क मत कीजिए, आप वापिस रिटर्न टू नेचर हो जाइए, सरल और साधारण जीवन जिए आप। ऐसा कहना था रूसो का, और खुद बड़ा तार्किक था। तो ये हमने एक इसका लेख किया, मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो ये वेपर को जरूर याद रखें आप। अब इनका अगला लेख करते हैं। रूसो का अगला लेख है डिस्कोर्स ऑन origin equality। डिस्कोर्स ऑफ origin ऑन inequality, कि इनइक्वलिटी का उदय कैसे हुआ, असमानता का उदय, इसके ऊपर डिस्कोर्स ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये लेख आया इनका 1754 में। अकेडमी ऑफ डिजाइन ने इस बार इसको पुरस्कृत नहीं किया। कुल मिला के इस लेख में क्या है, इस लेख में रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था है उसका वर्णन किया है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो स्टेट ऑफ नेचर है, उसका वर्णन है। प्राकृतिक अवस्था होब्स की कैसी थी, प्राकृतिक अवस्था लोक की, और प्राकृतिक अवस्था रूसो की। तो डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉरी, देखिए कई बार ये भी दिमाग से स्लिप हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, प्राकृतिक अवस्था, कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो इसमें हम देखेंगे कि इस संसार में असमानता का उदय कैसे हुआ। रूसो कहता है कि जो राज्य पूर्व स्थिति थी, जब सिविल सोसाइटी बनी नहीं थी, उस वो काल्पनिक स्थिति है प्राकृतिक अवस्था। रूसो का यह कहना है कि ये प्राकृतिक अवस्था थी, ये बड़ी मजेदार अवस्था थी। इस अवस्था में न कला थी, न विज्ञान था, न भाषा थी, न कृषि थी, यानी कुछ भी नहीं था, और न ही संपदा थी। यानी कला, विज्ञान, भाषा, कृषि, संपदा कुछ भी नहीं थी। तो फिर क्या था? तो मानव कैसा था? तो इस काल का जो मानव था वो नोबल सावेश था, वो भद्र पशु था, और वो व्यक्ति तर्क से नहीं चलता था, विवेक से नहीं चलता था, दर्शन के अकॉर्डिंग कार्रवाई नहीं किया करता था, बल्कि वो अपने स्वाभाविक उद्वेगों से चलता था। उसमें जैसे हम पहला भी लेख कर रहे थे कि वो भावना प्रधान था, वो मनोभावों के अकॉर्डिंग चला किया करता था। देखिए, तर्क में और मनोभावों में फर्क होता है। तर्क दिमाग मस्तिष्क करता है, और भावनाएं और मनोभाव है वो दिल से निकलती है। तो दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, बुद्धि के अनुसार जीने वाले और दिल के अनुसार जीने वाले। जैसे हम देखिए, जैसे जैसे जवान होते जाते हैं, आप खुद के जीवन में देखिए कि आप भावनाओं के अकॉर्डिंग ज्यादा जीते हैं, आप अपने मनोभावों के अकॉर्डिंग ज्यादा करते हैं, आपकी जो इच्छा होती है आप वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, अब आप दिल की बजाय बुद्धि का ज्यादा उपयोग करने लगेंगे, और फिर आप ज्यादा तार्किक हो जाएंगे। तो देखिए, लड़के है ना, कॉलेज के लड़के देखिए, इनसे कोई कहता है चल भाई यार झगड़ा हो गया है, तो अरे भाई के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब क्या है? ये भावना और मनोवेग है उनके, वैसे जीते हैं वो। लेकिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं, अब मान लीजिए वो 27-28 साल के हो गए, जॉब लग गए, अब उनका दोस्त कहता है चल भाई झगड़ते हैं, अब वो 4 बार बुद्धि लगाएगा, ना भाई अब नहीं झगड़ेंगे,
भाग नहीं सकते, नौकरी लग गई है, माँ बाप को पता चल जाएगा, पत्नी को पता चल जाएगा, वो अलग से पीटेगी। तो अब वो तर्क प्रधान हो गया है। तो ये जो नोबल सावेज था, प्राकृतिक अवस्था का मानव था, ये भद्र पशु था, न ये अच्छा था न ये बुरा था, न ये नैतिकता के बारे में जानता था न ये अनैतिकता के बारे में जानता था, न ये सुख संपदाओं के बारे में, खुशियों के बारे में जानता था, न तर्क और दर्शन के बारे में जानता था, न पाप के बारे में जानता था, न पुण्य के बारे में जानता था। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, पाप पुण्य भी मायने नहीं रखता था। बस इसकी दो मूल प्रवृत्तियां थी, और वो दो मूल प्रवृत्तियां कौन थी? एक तो थी आत्मरक्षा या आत्म स्वार्थ, और दूसरी थी परहित, यानी वो खुद के लिए जीता था, ये तो पशु भी जीते हैं, और उसमें एक और प्रवृत्ति थी परहित की। तो ये दो मूल प्रवृत्तियां थी, यानी एक थी आत्मरक्षा स्वस्वार्थ के लिए, और एक थी सहानुभूति, ये दूसरों के लिए थी। दूसरों को वो कष्ट में देखता था तो उनकी सहायता किया करता था, और आत्मरक्षा थी, आत्म प्रेम था ही था, आत्म संरक्षण था ही था। तो आत्म प्रेम और सहानुभूति, आत्म प्रेम खुद के लिए, सहानुभूति दूसरों के लिए, ये दो ही मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग वो काम किया करता था, इससे ज्यादा तर्क नहीं किया करता था। तो क्या वो सिर्फ स्वार्थी था? क्या नहीं था, वो परमार्थी भी था, उसमें सहानुभूति थी। ये सिर्फ आत्म संरक्षण और सिर्फ स्वार्थ का जो भाव आया वो तो बाद में आया, जब तर्क आया, विज्ञान आई, सभ्यता का विकास हो गया। तो फिर क्या हुआ कि न कला थी, न विज्ञान थी, न भाषा थी, न कृषि थी, न संपदा थी। फिर एक दिन व्यक्ति भाषा सीख गया, फिर एक दिन व्यक्ति कृषि करना सीख गया, और व्यक्ति ने परिवार बना लिया। और इस परिवार के बनाते ही, और रूसो कहता है, एक नए चरण का आरंभ हुआ जिसे पितृ सत्तात्मक चरण बोलते हैं। ये चरण आया, पितृ सत्तात्मक चरण आ गया। पहले सारे खुले थे, कोई किसी का पति पत्नी नहीं था, प्रकृति के भंडार भरे हुए थे, जनसंख्या कम थी, लोगों को श्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, जो चीज थी वो सबके लिए थी, लोग खूब खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे। बाद में हुआ क्या कि पितृसत्तात्मक चरण आया, जब व्यक्ति भाषा सीख गया, व्यक्ति में ज्ञान विज्ञान का थोड़ा सा विकास हो गया, व्यक्ति जब थोड़ी सी खेती वेती करने सीख गया, तो उसने परिवार बनाया। और परिवार बनाते ही हम देखते हैं कि ये पितृसत्तात्मक चरण आ गया, यानी आधी जनसंख्या दूसरी आधी जनसंख्या के गुलाम हो गई। यानी कौन गुलाम हो गई? स्त्री पुरुष का गुलाम हो गई, क्योंकि रूसो कहता है कौन सा चरण आ गया? पितृ सत्तात्मक चरण आ गया। अब हुआ क्या, इस परिवार के आते ही ये आधी गुलामी शुरू हो गई। फिर व्यक्ति थोड़ा सा इस परिवार के आने के बाद ज्यादा थोड़ा सा तार्किक हुआ, तो व्यक्ति ने किया क्या कि भूमि के टुकड़े के ऊपर, क्योंकि कृषि आ गई ना, क्योंकि वो आविष्कार हो गया लोहे का, लोहे का आविष्कार होते ही व्यक्ति ने हल बना लिया और वो कृषि करने लगा। तो हल बनाते ही और कृषि करते ही और भूमि पर कब्जा कर लिया। तो रूसो कहता है कि एक व्यक्ति ने एक दिन भूमि के एक टुकड़े पे बाढ़ लगाई, यानी भूमि के एक टुकड़े पे क्या लगाई? बाढ़ लगाई, और बाढ़ लगा के और ये बोला कि ये टुकड़ा मेरा है। देखिए उससे पहले संपत्ति साझा थी, कोई किसी संपत्ति का मालिक नहीं था। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने बाढ़ लगाई और बाढ़ लगा के ये बोला कि ये संपत्ति मेरी है। स्वाभाविक रूप से विश्वास करने वाले उसको दूसरे लोग मिल गए, उन्होंने ठीक है भाई ये तेरी है तो इसको तू रख। और जिस दिन उस व्यक्ति ने बाढ़ लगाई, यानी रूसो कहता है कि जिस दिन एक व्यक्ति के पास दो व्यक्तियों का इकट्ठा हो गया, उसी दिन संपत्ति की संस्था का उदय हो गया, क्योंकि वो भूमि उस व्यक्ति की स्थायी और निजी संपत्ति बन गई। पहले जो सारी संपत्तियां, नदी, पहाड़, जंगल, ये सब साझा हुआ करते थे, अब उस व्यक्ति ने उन जंगलों को साफ करके उस पर कब्जा कर लिया, वहां खेती होने लगी। तब रूसो कहता है दुख और असमानता की फसल वहीं से पैदा हुई। यानी जैसे ही एक व्यक्ति ने बाढ़ लगा के जमीन पे कब्जा किया, तो उस दिन कौन सी फसलें पैदा हुई?
उस दिन संपत्ति पैदा हुई, उस दिन संपत्ति की असमानता पैदा हुई और उस दिन दुख पैदा हुआ। यानी संपत्ति की संस्था के उदय के साथ ही, भूमि के टुकड़े के ऊपर कब्जे के साथ ही इस संसार में असमानता आई, दुख आया, कुटिलता आई और सरल जीवन था जो प्राकृतिक अवस्था थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में भाषा, विज्ञान, कृषि, संपदा, कला कुछ नहीं था, संपत्ति नहीं थी प्राकृतिक अवस्था में। देखिए होब्स भी कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, और रूसो भी कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी। ये तो जैसे ही संपत्ति आई वैसे ही प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई और हम फिर राज्य और राजनीतिक अवस्था में आ गए, सामाजिक समझौता करके। तो फिर इनइक्वालिटी आती है, वो संपत्ति की संस्था के उदय के साथ आती है। चलिए, तो देखिए संपत्ति दोनों के समय में ही नहीं थी। अब ये तो हमने संपत्ति संबंधी चर्चा की कि निजी संपत्ति का उदय कैसे हुआ। तो भूमि पे कब्जा हुआ और निजी संपत्ति का उदय हुआ, और निजी संपत्ति का उदय होते ही और व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था, उसका सरल और सौम्य जीवन समाप्त हो गया निजी संपत्ति के आते ही। अब अपन देखें कि फिर राज्य क्यों पैदा हुआ। तो इस निजी संपत्ति की रक्षा के लिए फिर जब कुछ लोगों ने भूमि पे कब्जा कर लिया तो दूसरे लोगों ने एक बार तो मान लिया, लेकिन वो जब भूखे मरने लगे तो उन्होंने फिर उनसे खेत छीनना शुरू कर दिया। तो अपनी खेतों की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बाद में फिर उन लोगों ने राज्य का निर्माण किया, सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। तो हम अब दो व्यक्तियों को लेते हैं, एक है होब्स और दूसरे हैं रूसो। होब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, तो फिर राज्य पैदा क्यों हुआ। तो राज्य पैदा हुआ आत्मरक्षा के लिए। रूसो भी कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही संपत्ति का उदय हुआ फिर इस संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य आया। देखिए दोनों की प्राकृतिक अवस्था में एक समानता है कि दोनों के दोनों ये मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, दोनों ही मानते हैं, रूसो भी और होब्स भी। देखो लोग तो कहता है प्राकृतिक अवस्था में संपदा थी, निजी संपत्ति थी, ये प्राकृतिक अधिकार था संपत्ति का, और जब राज्य बन जाएगा लोग कहता है उसके बाद भी ये अधिकार रहेगा। रूसो और होब्स कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी। होब्स तो इसलिए कहता है कि चूंकि फल सुरक्षित नहीं होते किसी भी चीज के, तो चूंकि आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, फल ही नहीं मिलेगा, तो आप संपत्ति कमाएंगे क्यों आप भोग नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी क्रूर अवस्था है होब्स के अकॉर्डिंग, तो कौन रखेगा संपत्ति। रूसो कह रहा है कि जरूरत ही नहीं थी संपत्ति की, जीवन इतना अच्छा था, प्राकृतिक था, सब जंगलों में रहते थे, मजे करते थे, संपत्ति थी नहीं। लेकिन बाद में जब राज्य पैदा हुआ तो होब्स का राज्य तो आत्मरक्षा के लिए पैदा हुआ और रूसो का राज्य संपत्ति की रक्षा के लिए पैदा हुआ। यहां हम रूसो की तुलना लोक से कर सकते हैं। लोक भी कहता है कि संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य पैदा हुआ, संपत्ति का जो प्राकृतिक अधिकार था उसकी रक्षा के लिए राज्य पैदा हुआ, और रूसो भी यही कहता है कि संपत्ति के लिए राज्य पैदा हुआ। तो देखिए जैसे ही रूसो कहता है संपत्ति की संस्था का उदय हुआ, वैसे ही रूसो कहता है दुख आए, असमानता आई, शोषण आया। यानी रूसो कहता है कि जो संपत्ति है रूसो कहता है कि दुखों का जो मूल कारण है प्राकृतिक अवस्था की सरलता, प्राकृतिक अवस्था का जो सौम्य जीवन था, जो आनंद था, वो समाप्त क्यों हुआ। क्योंकि निजी संपत्ति आ गई, संपत्ति की संस्था आ गई। इस संपत्ति की संस्था ने असमानता पैदा कर दी, इसने शोषण पैदा किया, इसने दुख पैदा किया। ये संपत्ति के पैदा होते ये चीजें, असमानता, शोषण और दुख। तो इसलिए यह कहा जाता है कि जो रूसो है वो आधुनिक समाजवादियों का प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आधुनिक जो समाजवादी हैं वो भी असमानता, शोषण और दुख का मूल कारण निजी संपत्ति को मानते हैं, और इसी निजी संपत्ति को असमानता, शोषण का और दुख का मूल कारण मानता है रूसो, और ऐसा ही मानते हैं आधुनिक समाजवादी।
कार्ल मार्क्स भी यही मानता है कि निजी संपत्ति है वो सब समस्याओं की जड़ है। लेकिन इन दोनों में फर्क है। एक मुद्दे पे तो दोनों, देखो रूसो और कार्ल मार्क्स एक मुद्दे के ऊपर दोनों के समान विचार है। दोनों ये मानते हैं कि निजी संपत्ति है वो सारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन रूसो जो संपत्ति का विरोध करते हैं वो प्लेटो की तरह नैतिक आधार पे करते हैं कि संपत्ति का उदय उदय व्यक्ति का नैतिक चरित्र पतन हो जाता है। जैसा प्लेटो भी कहा करता है कि संपत्ति है वो व्यक्ति में स्वार्थपन पैदा करती है, इसलिए संपत्ति की संस्था नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्लेटो अपने रिपब्लिक में लिखता है कि जो संरक्षक वर्ग होगा उसके पास संपत्ति नहीं होगी, वहां संपत्ति का साम्यवाद होगा। तो ऐसा ही ये भी मानता है कि संपत्ति नैतिक रूप से भ्रष्ट करती है। जो भौतिक संपदा होती है चमकीले रंगीन फीते होते हैं जो हमारी आंखों पे आवरण डाल देते हैं। अब चलते हैं कि फिर कार्ल मार्क्स क्या कहता है। मार्क्स आर्थिक आधार के ऊपर नैतिक रूप से संपत्ति बुरी होती है ये कहना है रूसो का, और आर्थिक शोषण करती है ये कहना है मार्क्स का। तो दोनों संपत्ति को बुरा मानते हैं लेकिन बुराई का आधार अलग है। रूसो उसको नैतिक रूप से बुरा मानता है और कार्ल मार्क्स उसको आर्थिक रूप से बुरा मानता है। तो ये हमने संपत्ति की संस्था का चर्चा की, हमने प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की। देखिए लेख आ सकता है, ये लेख इनइक्वालिटी, इसमें प्राकृतिक अवस्था वर्णित है, इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति नोबल सावेज था, फिर संपत्ति की संस्था आई। तो मूल कारण क्या है जिसने प्रेरित किया हमें सामाजिक समझौता करने के लिए, तो वो है संपत्ति की संस्था। तो जब राज्य नहीं बना था उससे पहले संपत्ति नहीं थी, और संपत्ति ने ही फिर राज्य निर्माण को और सामाजिक समझौते को प्रेरित किया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब संपत्ति की चर्चा हो गई है तो एक चर्चा और कर लेते हैं। वो चर्चा कर लेते हैं असमानता की। इनइक्वालिटी, अभी चर्चा कर रहे थे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, असमानता। रूसो के अकॉर्डिंग असमानताएं दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, नेचुरल इनइक्वालिटी, और दूसरी होती है कन्वेंशनल, परंपरागत असमानता। देखिए जब प्राकृतिक अवस्था थी तो प्राकृतिक असमानता थी, यानी असमानता आई, और बाद में आई जब संपत्ति आ गई तो शक्ति की, सत्ता की, हैसियत की असमानताएं आ गई। यानी प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक रूप से असमान थे। कोई वर्ग था, कोई जवान था, कोई दिव्यांग था, कोई स्वस्थ था, कोई औरत था, कोई पुरुष था, कोई गोरा था, कोई काला था, कोई सुदृढ़ शरीर वाला था, कोई कमजोर शरीर वाला था। तो ये तो थी प्राकृतिक असमानताएं। बाद में जब संपत्ति की संस्था का उदय हो गया तब पावर की, एक शक्तिशाली हो गया, एक कमजोर हो गया, एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया, एक शोषक हो गया, एक शोषित हो गया, एक धनी हो गया और एक भूखा मरने वाला हो गया, एक शक्तिशाली हो गया, एक कमजोर हो गया। तो ये है परंपरागत असमानताएं। तो रूसो दो प्रकार की असमानताओं की चर्चा करता है, प्राकृतिक और परंपरागत। तो रूसो कहता है कि लोग जो चाहते हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि उनको प्राकृतिक रूप से समान कर दिया जाए, यानी वो प्राकृतिक असमानता के खिलाफ नहीं करते, बल्कि वो खिलाफत करते हैं परंपरागत असमानता की। चलिए, एक होता है सेक्स गैप, एक होता है जेंडर गैप। एक औरत है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। स्त्रियां कभी भी ये नहीं कहती कि हमें पुरुषों की तरह पुल्लिंग बना दो, आप हमारा लिंग परिवर्तन कर दो, कभी नहीं कहती, इसके लिए नहीं कहती। वो तो ये कहती है कि जेंडर गैप आया है। जैसे कि एलिस्टीन बोलती है, एक बड़ी महत्वपूर्ण विचारिका है एलिस्टीन, वो कहती है कि पब्लिक मैन, प्राइवेट वुमेन। आदमी ने क्या किया है, इस सेक्स गैप को जेंडर गैप और दे दिया है। वो कहता है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के काम है वो मेरे हैं,
चौधर करूंगा तो मैं करूंगा, पंचायती करूंगा तो मैं करूंगा, राजनीति करूंगा तो मैं करूंगा, शिक्षा प्राप्त करूंगा तो मैं करूंगा, साहित्य के आनंद उठाऊंगा तो मैं उठाऊंगा, कला के आनंद उठाऊंगा तो मैं उठाऊंगा। औरत प्राइवेट वुमन, पब्लिक मैन प्राइवेट वुमन, एलेस्टीन बोलती है। तो औरत क्या करेगी? घर का काम औरत करेगी, गोबर बुआरी औरत करेगी, रोटी औरत बनाएगी, बच्चे वो पालेगी, लकड़ियां वो लाएगी चुन के, पुरुष तो सिर्फ खाएगा। तो ये है परंपरागत भेदभाव। देखिए, गोरे काले का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो तब आता है जब गोरे ये कह के कि हमारा रंग गोरा है इसलिए हमारे पास धन भी ज्यादा होना चाहिए, हमारे पास संपदा भी ज्यादा होनी चाहिए, हमारी गरिमा भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो हमारे यहां जो जातिगत असमानता पाई जाती है, हमारे यहां जो ब्राह्मणवाद पाया जाता है, वो कैसी असमानता है? तो परंपरागत असमानता है। रूसो कहता है लोग इनको बदलने की मांग उठाते हैं। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कौन सी असमानताओं को दूर करने के लिए हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति परंपरागत असमानताओं को दूर करने के लिए हुई थी। जो धन, संपदा और हैसियत, इनकी जो असमानता आ गई थी, एक तरफ राजतंत्र था, उसके साथ धर्मतंत्र मिला हुआ था, चर्चतंत्र मिला हुआ था, उसके साथ सामंत तंत्र मिला हुआ था। तो सामंतवाद, राजतंत्र और चर्चतंत्र ये एक तरफ थे, दूसरी तरफ थे वो गरीब लोग जो किसान और मजदूर थे। तो इनमें जो असमानता थी वो गरिमा की, धन की, हैसियत की, संपदा की, शक्ति की, ये सब परंपरागत असमानताएं थी। रूसो कहता है लोग इनको बदलने की मांग करते हैं, और लोगों ने की इनको बदलने की मांग, तभी तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। अधिकांश क्रांतियों के मूल में यही परंपरागत असमानताएं होती है। ऐसी चर्चा अरस्तु भी किया करता था। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रांस के लोगों को जो क्रांति करने के लिए प्रेरित किया था वो रूसो के विचारों ने किया था। इसीलिए हम रूसो को फ्रांस की क्रांति का आध्यात्मिक पिता बोलते हैं। तो हमने आज, कौन कहता है कि असमानताएं दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और परंपरागत? तो वो कहता है जे रूसो। तो इस कक्षा में हमने दो ही पुस्तकों की चर्चा की है, रूसो की दो ही पुस्तकों की। दो लेख हैं उसके, एक मोरल इफेक्ट वाला, आर्ट्स एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस सीधा भी बोल देते हैं, दूसरा डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का उदय कैसे हुआ इसकी हमने चर्चा की। आगामी जो चर्चा होगी वो रूसो के जो बाकी बचे हुए राजनीतिक विचार है, विशेष करके उसकी पुस्तक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मनोयोग पूर्वक इस पूरी क्लास को सुना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।